अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको बताऊं कि मसनवी क्या है। मसनवी के बारे में आपने सुना होगा, खासकर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां और दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम। ये दोनों मसनवी बहुत ही मशहूर मसनवी है और इनको आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो आइए समझते हैं कि मसनवी क्या है। मसनवी इस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और हर तरह का मजमून अदा करने की गुंजाइश है। अब हम समझते हैं कि मसनवी क्या है। पहले ये एक नज़म है और नज़म में कहानी या दास्तान को बयान किया जाता है। मसनवी में नसरी कहानी नहीं होती है बल्कि नज़म के तौर पर कहानियाँ लिखी जाती हैं जिसमें कोई किस्सा कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, यानी कि बिल्कुल एक के बाद एक के साथ बयान किया गया हो। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने की गुंजाइश है और हर तरह के मजमून को अदा करने की भी इसमें गुंजाइश है, इसलिए हाली ने इस सिन्फ को सबसे ज़्यादा कारआमद बताया है और इस पर इजहार अफसोस किया है कि उर्दू शायरी में मसनवी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं की गई जितनी तवज्जो की ये मुस्तहक थी। और उर्दू शायरी में क्या है, मसनवी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं की गई जितनी इसकी मुस्तहक थी, क्योंकि हाली मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिर्फ बताते हैं कि इसमें क्या है, हर तरह के मजमून को अदा करने की गुंजाइश है। आगे देखते हैं, मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। इसमें ख्याल मरबूत रहता है, बात से बात निकलती है और किस्सा बतदरीज आगे बढ़ता है। गोया मसनवी एक ऐसी सिर्फ शायरी है जिसमें एक तवील और मरबूत और मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ एक बात का वाज़ा कर देना ज़रूरी है कि गज़ल का शेर कम फुर्सती में भी कहा जा सकता है, लेकिन मसनवी का मामला मुख्तलिफ है क्योंकि गज़ल छोटी होती है। 5 मिसरे की बना सकते हैं, 7 मिसरे की भी लिख सकते हैं, तो ये कम वक्त में लिख सकते हैं। लेकिन मसनवी क्या है, क्योंकि इसका मामला अलग है, ये बहुत तवील लिखी जाती है, कोई कहानी या कोई दास्तान नज़म के तौर पर इसमें लिखी जाती है, इसलिए क्या है, इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये कि कलम उठाने से पहले मुकम्मल मसनवी का खाका जहन में तैयार कर लिया जाए, इसके बाद मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसे तकमील को पहुंचाया जाए। वाक़यात की तरतीब व तामीर ऐसी हो कि क़िस्सा मरबूत रहे, ज़बान ऐसी हो कि पढ़ने वाला इसमें उलझ कर ना रह जाए बल्कि इसकी तवज्जो वाक़यात पर मरकूज़ रहे। अगर मसनवी में कुछ ऐसे इशार मौजूद हैं जो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले तो इसे मसनवी का ऐब समझना चाहिए। अब तीसरा है वाक़या निगारी। वाक़या निगारी मसनवी की सबसे अहम खसूसियत है। ये वाक़यात फितरी भी हो सकते हैं और फ़ौक़ फितरी भी। मसनवी में रज़्म व बज़्म, अखलाक व फ़लसफ़ा हर मौजू की गुंजाइश है। इसके क़िस्से भी मसनवी का ख़ास मौजू रहे हैं। इससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि मसनवी का दायरा बहुत वसी है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम देखी जाती है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मदद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज मैंने एक पोस्ट डाला है कि अल्लामा इकबाल की विलादत कब हुई, तो इसका भी जवाब आप ज़रूर दें। 1877 को इनकी विलादत हुई है, तो आप पोस्ट मेरा देखें और इस पर जवाब लिखें। चौथा है, मसनवी का फ़न तौज़ीही फ़न है। यहाँ गज़ल की तरह रमज़ो किनाए में बात नहीं की जा सकती। यहाँ वाक़यात का बयान होता है, इसलिए बात को सराहत के साथ कहा जाता है ताकि वाक़यात आसानी के साथ ज़हन नशी होते चले जाएं। मसनवी में चूँकि वाक़यात का बयान होता है, इसलिए किरदार निगारी भी इसका एक लाजमी जुज़ू है और किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि फ़नकार इंसानी नफ्सियात और इसकी पेचीदगियों से पूरी तरह वाकिफ़ हो। मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़बान भी अलग अलग होती है, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किस मौका पर किस किरदार की ज़बान से किस तरह के अल्फाज अदा होने चाहिए। गोया लाजमी है कि मसनवी निगार एक अच्छा मुकालमा नवेस भी हो। अब जब हम मुकालमा लिखते हैं तो ये भी समझते हैं कि किस किरदार से कौन सी बात निकलवानी है। अगर कोई जाहिल इंसान है और एक पढ़ा लिखा इंसान है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जाहिल इंसान की ज़बान से उसी तरह के अल्फाज निकलेंगे और एक पढ़े लिखे इंसान की ज़बान से
اچھی زبان اور اچھے الفاظ نکلیں گے۔ تو اس طرح کیا ہے، لکھنے والے کو کیا ہے ایک اچھا مکالمہ نگار بھی ہونا چاہیے۔ مثنوی میں عموماً ایسے موقع بھی آتے ہیں جہاں ڈرامائی عنصر ناگزیر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ مثنوی کا فن خاصا پیچیدہ فن ہے، اس کے لیے صرف محنت اور منصوبہ بندی ہی کافی نہیں، بلکہ وسیع مطالعہ اور گہرا مشاہدہ بھی بےحد ضروری ہے۔ مثنوی میں ردیف و قافیے کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح غزل اور قصیدے میں ہوتی ہے، بلکہ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ مثنوی میں ردیف اور قافیے کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح غزل میں ہوتی ہے، بلکہ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں۔ مثنوی کے کیا ہے، ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہر شعر کا دونوں مصرا ہم قافیہ ہوگا اور ہر مصرے کے جو ہے ہر شعر کا الگ الگ قافیہ ہوگا، اور کبھی کبھی کیا ہے یہاں ردیف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں رزمیہ اور بزمیہ مثنوی کے لیے الگ الگ بحریں مقررے تھی۔ رزمیہ یعنی لڑائی کے میدان، جنگ کا میدان، اور بزمیہ یعنی محفل۔ تو ان دونوں کے لیے کیا ہے الگ الگ بحریں مقرر تھی، لیکن آگے چل کر یہ پابندی باقی نہ رہی اور مثنوی نگار کو واقعات کے بیان کے لیے زیادہ آزادی حاصل ہو گئی، اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ مثنوی میں واقعات ہی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تقریباً ہر زبان کے ابتدائی ادب کی ایک خصوصیت مشترک رہی ہے، مشترک یعنی ملتی جلتی، اور بولیاں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اہم واقعات، قابل ذکر مہمات اور قومی بہادروں کے کارنامے سادہ زبان میں طویل نظموں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتے تھے، طویل نظموں میں پہلے پیش کیا جاتا تھا۔ اس طرح صرف مثنوی کی داغ پڑی۔ ہمارے زبان کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ ہمارے ابتدائی ادب کا بیشتر حصہ مذہبی نوعیت کا ہے۔ ہمارے صوفیہ اور بزرگان دین کی زبان فارسی تھی، لیکن اشاعت اسلام کے لیے انہیں عام بول چال کی زبان کا استعمال ضروری معلوم ہوا، اور ان بزرگوں نے عوامی بولی کا سہارا لیا جو ترقی کر کے اردو زبان کہلائی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے صوفیاء کرام اور بزرگان دین جو ہیں فارسی میں بولتے تھے، فارسی میں لکھی بھی جاتی تھی ساری باتیں، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے عام بولی چال کا سہارا لیا، اور اس کے بعد کیا ہے اردو زبان کیا ہے ترقی ہوئی، اور وہ زبان کیا اردو کہلائی۔ انہوں نے پند و نصیحت اور متصوفانہ خیالات کو مثنویوں کی شکل میں پیش کیا۔ اردو مثنوی کے جو قدیم ترین نمونے دستیاب ہیں وہ حضرت بابا فرید گنج شکر اور دیگر صوفیاء سے منسوب ہیں۔ کبیر داس کی ایک نظم بھی مثنوی کے پیرائے میں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں قطباً اور شیخ عبد القدوس گنگوہی کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ جدید اردو مثنوی کی بنیاد دکن اور گجرات میں پڑی۔ وہاں اس صنف کو جن بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی وہ ہیں شاہ علی محمد جیوگام دھنی، میاں خوب محمد چشتی، حضرت گیسودراز، شاہ میرا جی، شمس الاشاق اور شاہ برہان الدین جانم۔ بیجاپور میں لکھی گئی مثنویوں میں مقیمی کی چندر بدن و مہیار اہم ہے۔ یہ ایک عشقیہ قصہ ہے جس میں فوق فطری باتیں بھی شامل ہیں۔ امین مقیمی کا اہم اثر تھا، اس نے ایک مثنوی بہرام و حسن بانو لکھی۔ ملک خوشنود نے ہشت بہشت اور یوسف زلیخا دو مثنویاں لکھی۔ نصرتی اس عہد کا بلند پایا شاعر تھے، اس نے قصائد کے علاوہ مثنویاں بھی لکھی۔ ان میں علی نامہ بہت مشہور ہوئی، یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ ہاشمی نے ایک مثنوی یوسف زلیخا لکھی۔ گولکنڈہ میں اردو ادب کو بہت فروغ ہو رہا تھا اور وہاں مثنویاں بھی لکھی جا رہی تھی۔ وجہی کی قطب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بن، غواسی کی سیف الملوک و بدیع الجمال و طوطی نامہ طبعی کی بہرام و گل اندام نے بہت شہرت پائی۔ سراج دکنی نے بھی کئی مختصر مثنویاں لکھی۔ شرائع دہلی نے بھی مثنویوں کی طرف توجہ کی۔ یوں تو تقریباً سبھی شاعروں نے مثنویاں لکھی، لیکن میر مصحفی کی مثنویوں کی خصوصیت سے مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن میر حسن کی مثنوی سحر البیاں کے رتبے کو کوئی مثنوی نہیں پہنچتی۔ یہ مثنوی فنکاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ بے نظیر و بدر منیر کا عشقیہ قصہ اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ایک اور لافانی مثنوی
वजूद में आई। ये है पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम। इसका मौजू भी एक इश्किया दास्तां है। इसका अंदाज बयां पुरकशिश है। इसके बाद कलक और नवाब वाजिद अली शाह अख्तर ने भी मसनवियाँ लिखी। फिर शौक़ ने 3 इश्किया मसनवियाँ बहार इश्क, जहर इश्क और फरेब इश्क लिखी, जिन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में मसनवी की अहमियत वाजह की। अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम और तर्ज माशरत में तब्दीलियों के बाद अदब में जो इनकलाब रूनुमा हुआ, इसको खुश आमदीद कहने वालों में आज़ाद और हाली बहुत नुमाया है। इन दोनों बुजुर्गों ने मसनवियाँ भी लिखी, जिनसे अंदाज़ा होता है कि बदले हुए हालात में किस किस्म के नज़मों की ज़रूरत थी। इनके ज़रिए असर बाज़ और शोरा भी इस तरफ मुतवज्जा हुए। इस्माइल मरेठी ने बच्चों के लिए मसनवियाँ लिखी। अल्लामा इकबाल ने अपने फ़लसफ़े को पेश करने के लिए मसनवी से भी काम लिया। असर हाजिर में हफीज़ जालंधरी ने एक तवील मसनवी शाहनामा इस्लाम पेश की। इसमें शक नहीं कि इस सिनफ में अब भी बहुत इम्कानात पोशीदा हैं, लेकिन इसकी तरफ जितनी तवज्जो की ज़रूरत है वो अभी नहीं की गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।